पुलिस के बारे में सोचकर क्रिमिनल्स के माइंड में अब भी डर ही पैदा होना चाहिए। असामाजिक तत्वों को पुलिस की कठोरता का पूरा परिचय हमें समय समय पर देना चाहिए, लेकिन किसी भी सज्जन व्यक्ति को, किसी भी आम जन को कभी यह नहीं लगना चाहिए कि पुलिस से वह दूर है या किसी भी तरह से पुलिस और उसके बीच में कोई बैरियर है। देशभक्ति, जनसेवा, मध्य प्रदेश पुलिस के इस मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए नागरिकों की सेवा में तत्पर 2013 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू को मेरा नमस्कार। सर, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है और आप मुख्यतः कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अविभाजित मध्य प्रदेश में के बिलासपुर जिले में मेरे पिता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थे। उसी समय का मेरा जन्म है 1987 में। मूलतः मेरे फैमिली बैकग्राउंड मेरे फादर की साइड से बिहार तरफ से है और मदर के साइड से यूपी और राजस्थान तरफ से है, लेकिन मध्य प्रदेश मेरे फादर का सर्विंग स्टेट था और मेरा भी होम स्टेट है। अभी मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है। मेरे फैमिली में हमारे माता पिता के साथ हमारे एक बड़े भाई हैं जो विदेश में न्यूयॉर्क में नौकरी करते हैं। मेरी वाइफ हैं जो डॉक्टर हैं शासकीय अस्पताल में, और हमारी 5 साल की एक बेटी है। भारतीय पुलिस सेवा वास्तव में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, तो क्या आपका बचपन से ही भारतीय पुलिस सेवा में जाने का था या भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा आदि में किसी और में भी रुचि थी? देखिए, हमारा बैकग्राउंड एक सिविल सर्विस बैकग्राउंड है। हमारे फादर एक सर्विंग IAS ऑफिसर थे मध्य प्रदेश काडर के 76 बैच के। हमारे ग्रैंडफादर मदर्स के साइड पे भी प्रशासनिक सेवा में थे और फैमिली के कई हमारे अंकल्स, मामा, चाचा, ताऊ सब प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड में प्रशासनिक सेवा करना या गवर्नमेंट सर्विस में आना यह हमारे लिए अपेक्षित भी था। मेरी पर्सनल रुचि शुरुआती तौर पे इस पे नहीं थी। लॉ की मैंने अध्ययन किया नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से, और लॉ के अध्ययन के दौरान मेरी रुचि सिविल सर्विस में आना शुरू हुई। लॉ के बाद हमें एक मौका मिला था विदेश में नौकरी करने का, तो एक विदेशी लॉ फर्म में मैं लगभग 2.5 वर्ष लंदन, इंग्लैंड में लॉ प्रैक्टिस भी की। इसी के साथ साथ हमने फैसला किया कि सिविल सर्विस की परीक्षा पे भी प्रयास किया जाए, और हमारा सौभाग्य था कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित किया गया। सर, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी UPSC को लेकर? देखिए, इस विषय में मेरा जवाब औरों से अलग रहता है। मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली दृढ़ निश्चय और फोकस एक रिक्वायरमेंट है किसी भी व्यक्ति का UPSC में सफल चयन के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि यह एक कोचिंग के ज़रिए या 2-3 साल की मेहनत का प्रयास नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रयास है। अगर यंग एज से आपका इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस में है तो ऐसे व्यक्ति की रुचि अपने आसपास के वातावरण में होगी। उसके आसपास जो वो कानून व्यवस्था देखता है, जो प्रशासनिक अमला देखता है, उसे गतिविधियों पे होगी, और साथ ही साथ वह अपने समाज की और अपने देश की खबरें, सूचने भी लेने में इंटरेस्टेड होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है ट्रू प्रिपरेशन फॉर UPSC हमेशा आपके घर से शुरू होती है। घर में लिखने पढ़ने का बैकग्राउंड हो, न्यूज़पेपर पढ़ने का रिवाज हो, यह चीज़ एक सफल UPSC कैंडिडेट को बनाती है। हमारा सौभाग्य यह था कि बिकॉज ऑफ अ गुड इन्वायरमेंट एट होम, एक पढ़ने लिखने वाला माहौल हमें घर पर मिला। इस वजह से विदेश में नौकरी करते हुए भी हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सफल रहे। और डेफिनेटली मैं यही कहूँगा, अगर आपकी रुचि है पब्लिक रिलेटेड मैटर्स में तो सिविल सर्विस की पढ़ाई आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी और इसमें निश्चय ही आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार की हैदराबाद में आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, क्या सिखाया जाता है, और आपका पहला दिन जो फील्ड पे होगा वो कैसा आपका उसका अनुभव था? मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन होना, और उस चयन के बाद जीवन का सबसे सुखद मेरे करियर के पल मेरे नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद की ट्रेनिंग के ही हैं। पुलिस ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, डिसिप्लिन डिमांड करती है। सुबह 5 बजे से आपकी PT परेड, स्पोर्ट्स, गेम्स, क्लासरूम, दिन भर की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। आपसे एक डिसिप्लिन, अनुशासन, न केवल आपके समय पे आने जाने
को लेकर, बल्कि आपके वेशभूषा, आपके रहन सहन, आपके बोलने के ढंग, सबको लेकर आपसे बहुत ऊंची अपेक्षाएं रखी जाती हैं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही जो अफसर सिलेक्ट होते हैं वह धीरे धीरे निखर कर अफसर बनने लायक व्यक्ति बन जाते हैं। और इस ट्रेनिंग के ही बलबूते पर मैं कहता हूं कि भारतीय पुलिस सेवा का जो अमला है, जो मजबूत है और बड़े से बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है, कहीं ना कहीं इसकी आधारशिला पुलिस एकेडमी में ही रखी जाती है। ट्रेनिंग में आपने पूछा क्या क्या आयाम है, तो फिजिकल बहुत बड़ा आयाम है। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसी चीज़ों से लेकर आपका ड्रिल, आपका क्रॉस कंट्री, आपका स्टेमिना, आपका यूनिफॉर्म के प्रति प्राइड, इतने बढ़िया वैल्यूज़ हमें दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं यही ट्रेनिंग ही है जो एक अच्छा अफसर बनाती है। सर, आप एसपी के रूप में रहे, जबलपुर में आप रेल में एसपी रहे, तो सर ज़्यादा रेल का अनुभव ज़्यादा अच्छा है उस लाइन में, या फिर फील्ड जो जिले की आपको कमान मिलती है उसमें? दोनों ही पोस्टिंग्स में आपकी जो वर्किंग है वह पुलिस की ही वर्किंग है मूलतः, तो बहुत फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। जिले का एक्सपीरियंस ज़्यादा ऑलराउंड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो एक अहम हिस्सा है किसी भी जिले की पुलिस का, वह इसमें ज़्यादा आपको मौके मिलते हैं इसमें अपनी योग्यता दिखाने के लिए और चैलेंजेस का सामना करने के लिए। रेल पुलिसिंग में मुख्यतः जो अपराध चलती ट्रेन में है और जो रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द है वह देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं क्राइम पर ज़्यादा एम्फेसिस है। तो मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा कि दोनों अनुभव बहुत अलग हैं, एट द सेम टाइम दोनों ही कोर पुलिसिंग का हिस्सा हैं और दोनों ही अनुभव एक अफसर को और योग्य अफसर बनाएंगे। हमने कुछ अधिकारियों को देखा है जो बाद में राजनेता बने। मैं कुछ अधिकारियों के नाम लूँगा, आपको उन्हें 5 के स्केल में आप रेट करना चाहूँगा। तो कुछ ऐसे अधिकारी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, नहीं है किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पर टिप्पणी करें, ना हमारे पद के अनुसार ऐसा करना उचित है। मैं यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में या अन्य किसी सरकारी सेवा में रहा है, डेफिनेटली उनको काम की और गवर्नमेंट की अनुभव होगी, और ये अनुभव को वह अपने वर्किंग के थ्रू यदि पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए पॉलिटिक्स में। और कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में पब्लिक हमेशा जज होती है कि आप सफल रहे कि नहीं, तो पब्लिक का मापदंड अपनाया जाए, हमारा निजी मापदंड नहीं है, ऐसा आपसे अनुरोध है। डाउन द ईयर्स लाइन, क्या आप सर्विस के बाद हम आपको एक राजनेता के रूप में देख पाएंगे? पब्लिक सेवा के कई आयाम होते हैं, शासकीय सेवा एक आयाम है, राजनीति एक आयाम है। मेरा मानना है कि जहाँ तक रुचि का सवाल है, पब्लिक सेवा में जिसकी भी रुचि है उसको राजनीति का काम भी पसंद आएगा, उसको निजी सेवा के माध्यम से पब्लिक सेवा में भी इंटरेस्ट रहेगा, और यदि वो शासकीय सेवा में होने का उसका सौभाग्य है तो उसमें भी वो पब्लिक सर्विस से जुड़ा रहेगा। तो डेफिनेटली एज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस को हाईएस्ट प्रायोरिटी मैं कहूँगा। लेकिन मुझे पुलिस से बेहतर कुछ नहीं लगता, ये भी मैं कहना चाहूँगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी संभावना है कि हम राजनीति में शामिल हों। लोगों के साथ जुड़ना सर, कि लोग कितना आसानी से पुलिस से, एक पहले ऐसा डर का माहौल रहता था कि पुलिस नाम सुनते ही घबराहट होती थी, तो क्या मानते हैं आप, जनता से जुड़ना कितना टफ है, या जनता, आप जो छिंदवाड़ा या जिले का एसपी है, वो जनता के लिए कितना सुलभ है? देखिए, पुलिस के बारे में सोचकर क्रिमिनल्स के माइंड में अब भी डर ही पैदा होना चाहिए। असामाजिक तत्वों को पुलिस की कठोरता का पूरा परिचय हमें समय समय पर देना चाहिए, लेकिन किसी भी सज्जन व्यक्ति को, किसी भी आम जन को कभी यह नहीं लगना चाहिए कि पुलिस से वह दूर है, या किसी भी तरह से पुलिस और उसके बीच में कोई बैरियर है। कहीं ना कहीं कहा जाता है एक अच्छा पुलिस वाला एक मॉडल सिटीजन ही होता है। एक आदर्श नागरिक को जैसा होना चाहिए वैसा एक पुलिस वाला होता है, और सरकार और कानून हमें जो भी पावर्स देती है वो इसीलिए देती है कि हम आम जन की ही सहायता कर सकें। मेरा प्रयास एसपी छिंदवाड़ा के रूप में और जहाँ भी मैं पदस्थ रहा हूँ यही रहा है कि पब्लिक से हमारा डायलॉग लगातार बना रहे, चाहे वो पत्रकार के माध्यम से हो, जनप्रतिनिधि माध्यम से हो, जन सुनवाई जैसे जो टेक्निक्स हैं पब्लिक से जुड़ने के जो यूज़ होते हैं एमपी गवर्नमेंट में, उस माध्यम से हो। हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अप्रोच करे। लेकिन एसपी से भी बढ़कर मेरा मानना है यदि हम पुलिस के प्रति जो आम धारणा है उसमें यह परिवर्तन ला सकें कि यदि आप थाने भी जाएंगे
तो भी आपकी समस्या का हल मिलेगा। तो मेरा मानना है एज ए सिस्टम ज़्यादा सफल होंगे। एसपी तो है ही पब्लिक के लिए अवेलेबल, लेकिन आपके समीप का जो थाना, इतने बड़े जिले में आप समझ सकते हैं कितनी दूरी से कई बार लोग आते हैं, तो थाने को यदि हम सशक्त कर सके और हम पब्लिक में ये कॉन्फिडेंस दिला सकें कि आप थाने में जाएंगे उतना ही काफ़ी है, किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, तो मेरा मानना हम ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन जो आपके सवाल का यदि मैं संक्षिप्त जवाब दूं, बिना आमजन से जुड़े पुलिसिंग असफल ही है। अगर आमजन से जुड़े बिना आप पुलिसिंग कर रहे हैं तो आप एक अच्छे पुलिसकर्मी नहीं हैं। सर, आपके विदिशा में कार्यकाल में आपने एक ऑपरेशन पवित्र चलाया था, जिसमें जो सटोरियां हैं और जो भी है रात्रि पुलिस की गश्त इतनी मजबूत की थी कि अपराधियों में एक खौफ पैदा था। क्या इस प्रकार का हम छिंदवाड़ा में और कुछ आपने ऐसा इम्प्लीमेंट छिंदवाड़ा में किया है आने के बाद? ऑपरेशन पवित्र टारगेटेड था स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के ऊपर जो रूटीन में क्राइम करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का इस्तेमाल पूर्ण रूप से नहीं कर रहे थे उनको क्राइम करने से रोकने में, तो उसमें गति लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। तो टारगेटेड जो हमारे ऑन रिकॉर्ड ऑफेंडर्स थे उनको रात के समय जाके चेक करना, यदि प्रॉपर्टी ऑफेंडर क्या वो घर पर है या कहीं चोरी कर रहा है, यदि घर पर नहीं मिला तो कहाँ था, यदि कोई व्यक्ति है जो 2-3 बार मारपीट कर चुका है तो ऐसे व्यक्ति को लाकर थाने में उसकी गुंडा सूची में नाम शामिल करना यदि उचित हो, या फिर उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना। साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अवैध शराब और ड्रग्स पे हमने अपनाई थी। इसका एक आयाम हमने छिंदवाड़ा में अपनाया है कोम्बिंग गश्त के माध्यम से। आप देखते होंगे कि माह में एक बार कम से कम, और कोशिश करते हैं कि सरप्राइज किसी दिन एक्टिविटी हो, हम लोग अचानक वारंट तामीली संबंधी, निगरानी गुंडा बदमाशी की चेकिंग से संबंधी रात्रि कार्रवाई करते हैं, जिससे मैसेज ये जाता है कि जब आम जनता सो रही है तब भी पुलिस एक्टिव है, क्रिमिनल्स को जाके चेक कर रही है, आम जन को परेशान नहीं कर रही है। और जो भी लोग वारंट से बचने के लिए या पुलिस चेकिंग से बचने के लिए दिन के समय या तो कार्य क्षेत्र में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं, रात को हम सुनिश्चित कर सकें कि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और यदि कोई तामीली या अन्य पुलिस कार्रवाई अपेक्षित है तो वो हम पूरा कर सकें। इसी को और कारगर रूप में भी हम और डेवलप करेंगे। सर, फेक न्यूज़ बहुत हो रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो चुकी है कि बहुत जल्दी जो खबरें हैं वो खबरें लोगों को, भ्रामक खबरें भी बहुत जल्दी फैल रही हैं, तो इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है या पुलिस इसको किस प्रकार से हैंडल करती है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है सोसाइटी का। बेहद हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश में संबंधित नियम लागू हुआ है और इस पे हम सख्ती से कार्रवाई भी करेंगे। पब्लिक से मेरा अनुरोध है, जो भी सोशल मीडिया पे कहा जाता है, ज़रूरी नहीं किसी की खबर की बिना तार्किक पुष्टि के आपको उस पर एक्शन नहीं लेना, उस पर रिएक्शन नहीं देना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आनंद आता है या उनको लगता है उनकी अहमियत बढ़ गई है यदि किसी चीज़ पे टिप्पणी करे, उस पर कमेंट्स है, तो ऐसे में वो बड़े उत्तेजनापूर्वक कमेंट्स कई बार करते हैं, बहुत आपत्तिजनक चीज़ें करते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, इस केसेस में हमारे पास आते हैं उनमें FIR अरेस्टिंग 100% होती है, जिसने ऐसी कोई गलत बात फैलाई है या फिर ऐसी कोई बात कही है या बढ़ाई है जो किसी विशेष वर्ग को या किसी धार्मिक संगठन को ठेस पहुंचा सके। इस पे हम सख्ती लगातार रखेंगे और मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज़ आपको फॉरवर्ड होती है उसको सच ना माने, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड ना करें। जब हम कार्रवाई करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि किसी से मिला या आपने बढ़ाया, यदि आप बढ़ाया तो आप भी इसके क्रिमिनल केस आपके ऊपर बन सकता है। जो भी सोशल मीडिया है ज़रूर उसको एंजॉय कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, अपने टच में रहिए, खबरें देश विदेश की जानते रहिए, लेकिन खबरों की पुष्टि किए बिना कोई रिएक्शन मत दीजिए। कोई सेंसिटिव मुद्दे पर ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे आपकी टिप्पणी देना आवश्यक ही हो। आप लोग संयम रखेंगे तो पुलिस भी आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, लेकिन यदि कोई दहलीज पार होती है जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है तो मैं आश्वासन देना चाहूँगा, चाहे वो व्यक्ति मूलतः अच्छा आदमी हो, खराब आदमी हो, लेकिन इस फेयर में घुस के यदि वो कोई भी चीज़ के कारण लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस चीज़ से खासकर हमारा युवा सतर्क रहे, हर चीज़ पे विश्वास न करे, हर चीज़ को फॉरवर्ड न करे। इंस्टिंक्ट वर्सेस एविडेंस, कभी ऐसा क्राइम होता होगा, सीन होता होगा, लगता होगा इंस्टिंक्ट कि यार यही गलत है, लेकिन सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं मिल पाते, तो उस प्रकार उस समय पुलिस किस प्रकार से उस चीज़ों को हैंडल करती है? अगेन एक बहुत अच्छा प्रश्न। कहा जाता है कि पुलिस वाले का शक, ऐसा पुलिस वाले का शक बड़ा पावरफुल हथियार होता है। पुलिस वाले अक्सर क्राइम के निकाल में कार्रवाई शुरू करते हैं और इसी शक के बेसिस पर सबूत इकट्ठा करते हैं। एट द सेम टाइम इंस्टिंक्ट कभी भी एविडेंस
से बढ़कर नहीं हो सकता। और अपने अनुभव से 10 वर्ष का मेरा अनुभव हो चुका है पुलिस में, मैं कहना चाहूँगा कई बार इंसिडेंट गलत भी सिद्ध होता है। तो इतना अहंकार हमें नहीं होना चाहिए कि जब तक हमारे पास सबूत ना हो उसकी पुष्टि करने का, तब तक हम उस पर एक्शन लें, ये गलत है। हमें हमेशा जो भी इंस्टिंक्ट है ज़रूर उसको करना चाहिए, लेकिन उसके फॉलो करने में और इन्वेस्टिगेशन विवेचना के प्रोसेस में हमेशा सबूत और तथ्य के आधार पर ही फैसला लेना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि आपका शक बड़ा मजबूत है लेकिन सबूत आपको नहीं मिल रहा है, तो एक अच्छा पुलिसकर्मी हमेशा और प्रयास करेगा और सबूत जुटाएगा और फिर ही किसी निष्कर्ष पे फैसला लेगा। और कानूनी रूप से हम बाध्य भी हैं ये करने के लिए। तो डेफिनेटली इंस्टिंक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं न कहीं सबूत के आधार के बिना हमारी कोई भी कार्रवाई अधूरी। और हमारा काम है जो सही है, सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, जो सही है उसका साथ देना, कानून का साथ देना। सभा चुनाव सामने हैं और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक चुनौती होगी, और ऐसी भ्रामक बातें भी कहा जाता है कि जिसकी सरकार उसकी पुलिस। तो इस संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, उसके बाद पुलिस की पूरी वर्किंग मॉनिटर होती है इलेक्शन कमीशन से भी, तो किसी भी तरह का गवर्नमेंट प्रेशर आने की संभावना बहुत कम वैसे ही रहती है। और जहाँ तक निष्पक्षता का सवाल है, हमारी सबसे ऊंची शपथ जो है, हमने संविधान की जो शपथ ली है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। किसी भी तरह से किसी पुलिसकर्मी यदि इस परिधि से बाहर सोचते भी हैं काम करने का, तो बेहद गलत है और उनके ऊपर सख्त से सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा गारंटी है भारत के प्रजातंत्र को, भारत की पब्लिक को, और हमारी शपथ है संविधान पर, इलेक्शन में किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे गलत काम के लिए। यदि कोई प्रेशर डालता है तो हम झेलेंगे, लेकिन कार्रवाई हमारी बिल्कुल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, जो रूल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लेड डाउन है, जो लॉ ऑफ इंडिया एग्जिस्टिंग है, उसी हिसाब से होगी। हमारा सौभाग्य रहा है कि ऑलरेडी हमें पूर्व में इलेक्शन का एक्सपीरियंस कराने का रह चुका है, और भविष्य और उस समय भी ऐसी बात न प्रशासन न पुलिस के बारे में कोई भी संदेहजनक बात कभी सामने नहीं आई थी। मुझे पूरी उम्मीद है आगामी चुनाव में भी हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन गारंटी कर सकेंगे और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त कर सकेंगे कि मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा जिले में ऐसे ही इलेक्शंस हुए हैं। क्राइम बहुत बढ़ चुका है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी हिसाब से साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम में अपने यहाँ जो पुलिस है वो कितनी तरह डिजिटली टेक्निकली एडवांस्ड है? देखिए, साइबर क्राइम इज गोइंग और ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज हर व्यक्ति का जो एक्सेस है, उसके जितने भी चाहे पर्सनल रिकॉर्ड्स हों, समय के साथ लैंड रिकॉर्ड्स हों, उसका बैंक अकाउंट हो, किसी न किसी ऑनलाइन माध्यम से इंटरनेट के जरिए किया जा सकता है। तो ऐसे में जो भी आपकी, जो पहले कैश की चोरी जैसे होती थी, अभी बैंक अकाउंट के जरिए की जा रही है। जो भी ठगी थी, जो पहले व्यक्ति से मिलकर उसको भेज बदल के बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया थी, अब वो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से की जा रही है, फ़ोन कॉल, फेक फ़ोन कॉल के थ्रू की जा रही है। तो साइबर क्राइम इज़ द फ्यूचर ऑफ ऑल पुलिसिंग। छिंदवाड़ा ज़िले में साइबर टीम हमारी बहुत अच्छी है। बहुत सारे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उससे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर उसके मैपिंग के लिए मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, उससे हम लैस हैं। कहीं ना कहीं इसमें लेकिन कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट की भी आवश्यकता है। लेकिन CCTV और मोबाइल ट्रैकिंग, इनमें मैं मानता हूँ अभी भी हम काफ़ी सक्षम हैं। और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो आयाम हैं, इनको भी हम स्टडी कर रहे हैं। लगातार पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साइबर टीम के रिप्रेजेंटेटिव जोनल स्तर पे IG कार्यालय में भी पदस्थ हैं, जो छिंदवाड़ा जिले के लिए बड़े गर्व की बात है। और स्टेट साइबर से भी हमें समय समय पर गाइडलाइंस के माध्यम से, नए नए इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स के माध्यम से और अफसर की ट्रेनिंग के माध्यम से हमें नई चीज़ें बताई जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बदलते समय के साथ साइबर क्राइम में भी हम फुली अप टू डेट रहेंगे। वाले की ड्यूटी 24/7 होती है, त्योहारों में और ये ड्यूटी उनकी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर उन्हें कानून, लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक स्वैच्छिक छुट्टी जो पुलिस वालों को दी गई है, तो इसकी कितनी आवश्यकता थी और क्या इससे पुलिसकर्मी खुश हैं? जी, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी और मेरा मानना है इससे पुलिसकर्मी डेफिनेटली पसंद है। मानना है अपने व्यक्तिगत अनुभव से, यदि व्यक्ति को 1 डे ऑफ मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपने काम के प्रति हो जाता है और 6 दिन और वो अपनी नौकरी और बेहतर ढंग से करता है। और कहीं ना कहीं इस ब्रेक की वजह से
अपनी वो पर्सनल जिम्मेदारी भी निभाने का थोड़ा समय मिल जाता है, थोड़ा सा काम से फुर्सत भी मिल जाती है, माइंड भी वो कूल कर पाता है। इस वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य क्षमता है, वह मैं तो मानता हूँ 6 दिन में वो 10 दिन के बराबर हो जाती है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी पहल है, इसका हम स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं। और कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में हम एक्सेप्शंस कर करके कोशिश करते हैं कि सभी के सभी इसमें कवर हों। डेफिनेटली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ड्यूटीज़ जिस तरह की हैं, वी विल हैव चैलेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार हमने कमिटमेंट कर लिया है तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे। और इससे पब्लिक को भी पुलिस से एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा, पुलिस वाला ज़्यादा संवेदनशील होने में सफल हो पाएगा, और डेफिनेटली कार्य क्षमता यदि उसकी अधिक होगी तो पब्लिक को सेवा भी बेहतर मिलेगी। हमने कुछ जगह देखा है पुलिस वाले भी एक लाइमलाइट में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में कैमरे लेके साथ में चलते हैं, कहीं जगह तत्काल कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड या कुछ भी किया जाता है। तो एक लाइमलाइट, उस हिसाब से आप पुलिस की नौकरी में किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, शक है कि पुलिस पे विश्वास पब्लिक का बना रहे, पुलिस की क्या क्षमताएं हैं इसके बारे में पब्लिक को भी पता रहे, क्रिमिनल्स को भी पता रहे, जिससे यह मैसेज जाए कि पुलिस पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा करने में सफल है। इसलिए समय समय पर पुलिस की जो उल्लेखनीय कार्रवाइयाँ होती हैं उनका ब्यौरा पब्लिक को देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कई बार फोटो लाइव इंटरव्यू के माध्यम से देना उचित है। और पब्लिक को एक हक है जानने का कि पुलिस कितनी कॉम्पिटेंट है, और यदि कोई बड़ा मुद्दा हुआ है, पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की, क्या रिजल्ट निकला, जानने का पूरा अधिकार पब्लिक को है। एट द सेम टाइम व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा मानना है कोई भी जिम्मेदार अफसर पुलिस का पर्सनल ग्लोरी कभी नहीं तलाशेगा। यह ग्लोरी सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है, और इस ग्लोरी हम डिपार्टमेंट को तभी दे पाएंगे जब अपने काम में हम सक्षम होंगे। यदि अपने कार्य में हम सक्षम हैं, मेरा मानना है हमारी प्रेस इतनी जिम्मेदार है, हमारी पब्लिक इतनी जागरूक है कि समय समय पर अपने आप ही पुलिस डिपार्टमेंट की अच्छी वर्किंग का उल्लेख पब्लिक में आता रहेगा और इसकी छवि और अच्छी होती रहेगी। पर्सनल ग्लोरी यदि कोई अधिकारी तलाशते हैं, मेरा मानना है वो अफसर गलत है और ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का एक मूल मंत्र है फेसलेसनेस, कि व्यक्तिगत हमारा जो भी नाम है, जो भी पहचान हो, उसकी कम अहमियत है। हम जिस पद पर पदस्थ हैं उस पद की एक गरिमा बनी रहे, उस पद की एक अहमियत बनी रहे, उस पद के बारे में विचार कर पब्लिक के मन में एक विश्वास बना रहे, यह इंपॉर्टेंट है। तो यस, डेफिनेटली पुलिस वर्किंग और पुलिस की अच्छी सफलताओं पर प्रकाश डालना गलत नहीं है, और मैं इनकरेज करूंगा प्रेस को ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज हाईलाइट करने के लिए, और पब्लिक को भी इनको समय समय पर इनसे अवगत रहने के लिए। एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंटली मैं चाहूँ कि मेरा बड़ा नाम हो, यह मेरी सोच, मेरा मानना है मेरे डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। और सिर्फ पुलिसिंग की हम बात करें और अफसर भी पुलिसिंग वर्क से संबंधित ही चर्चा करें तो बेहतर है। सर, आपने आपकी सबसे सुखद पलों में ट्रेनिंग हैदराबाद में जो हुई थी उसे एक सुखद पल बताया। कोई ऐसा पल और आपका बेस्ट मोमेंट रहा है सर्विस में अभी तक जब आप फील्ड में होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे कि डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में और जनता के सहयोग से कई बार हमें बहुत सफलताएं प्राप्त हुई हैं, एसपी के रूप में, एडिशनल एसपी, सीएसपी इत्यादि सभी के रूप में। मैं ज़रूर मानता हूं कि जब ट्रेनिंग पीरियड समाप्त करके जो एक परिवीक्षाधीन अवधि होती है, प्रोबेशनरी पीरियड इसे कहते हैं, जिसमें हम फील्ड में आके ट्रेनिंग करते हैं, हमें एक अवसर दिया जाता है थाना प्रभारी बनने का। उस थाना प्रभारी की अवधि में मैं भोपाल जिले के सुखी सिवनिया थाना में 3 महीने के लिए थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था, और उसी दौरान एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था। और ब्लाइंड मर्डर में इनिशियली जो एविडेंस सामने आ रहा था उससे यह क्लियर भी था कि मर्डर था, सुसाइड था। कोई ऐसा व्यक्ति की, जो एक लेडी की बॉडी थी, उसकी कोई पहचान होना संभव नहीं था। इस तरह भी थोड़ा बहुत सबूत इशारा कर रहा था कि संभवतः ये एक सुसाइड हो, लेकिन हमारा जो शक था उसके आधार पे हमने केस को डेवलप किया, हमने सबूत इकट्ठा किए। समय के साथ सिद्ध हुआ कि यह एक कोल्ड ब्लड मर्डर था। इसमें 2 आरोपी पकड़े, इसका पूरा जो रिटन वर्क था मैंने स्वयं किया। इसके आधार पर 302 का केस बना, अरेस्टिंग हुई, चालान न्यायालय पुटअप हुआ, माननीय न्यायालय में लंबी सुनवाई की इस पूरे विषय पर, और कई घंटों हमारा एग्जामिनेशन, चीफ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन चला। इस सब के एंड में दोनों जो अपराधी थे उनको सज़ा सुनाई गई। और मेरा मानना है, क्योंकि पर्सनली पहले दिन से मैं उस केस से जुड़ा था और उसका एक एक इन्वेस्टिगेशन में गाइडेंस से लेकर एक्चुअल वर्क हमने किया था, जब उनको सज़ा सुनाई गई तो मेरा मानना था कि जस्टिस ट्रू सेंस में
मिली थी उस फैमिली को जिसके फैमिली मेम्बर की डेथ हुई थी, और इंडिविजुअली कहा जाए वह चीज़ मुझे जीवन भर संतुष्टि देगा, ये बात मैं जानता हूँ। निश्चित तौर पर सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? यदि आप मेरे विचार जानना चाहें तो मुझे लगता है आपको एक पूरा इंटरव्यू और लेना पड़ेगा हमारा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यूपीएससी परीक्षा पास करना और ऑल इंडिया सर्विस में चयनित होना, किसी भी सर्विस में जो आप पास करके चयनित हो सकते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत स्पेशल एक स्टेटस आपका बन जाता है। बट वो स्टेटस बनता इसलिए है जिससे आप देश की सेवा कर सके, पब्लिक की सेवा कर सके। जितने भी लोग यूपीएससी के लिए इंटरेस्टेड हैं, मेरा हम्बल उनसे एक आग्रह है, प्लीज़ पहले आप आकलन कर लें क्या आपको पब्लिक सेवा में रुचि है कि नहीं। यदि पब्लिक सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यदि आपको लगता है साहब इसके बाद हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, परिवार में हम बड़े इज्जत से देखे जाएंगे, हमारी शादी अच्छी हो जाएगी, फिर रहेगा, तो प्लीज़ इस उद्देश्य से मत कीजिए। ग्लैमर कमाने के लिए बहुत और आयाम करना चाहते हैं। जिसके मन में अखबार पढ़कर आता है कि अगर ये समस्या आती तो मैं कैसे हैंडल करता, अरे इतने लोगों को यदि तकलीफ है तो उनकी तकलीफ मैं कम किस पॉलिसी से कर सकता हूँ, यदि कोई अच्छा काम हुआ है तो इसको और अच्छे मैं कैसे कर सकता हूँ, यदि मुझे मौका मिलता, यदि मैं प्रशासन में होता तो मैं क्या करता। जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं, जिनको रुचि है अपने आसपास क्या हो रहा है, ऐसे लोग हमें चाहिए सिविल सर्विस में। पीपल हु वांट टू डू सर्विस। सर्विस आपको बहुत कुछ देती है, एक स्टेटस, एक सम्मान, एक इज्जत, बट ये सब इसीलिए दिया गया है जिससे आप पब्लिक सेवा में मन लगा और आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, आपको घर परिवार की चिंता ना करनी पड़े, आप 24 घंटे सातों दिन साल भर पब्लिक सेवा से जुड़े रहें। और यदि आपकी रुचि ही नहीं है पब्लिक सेवा में तो आप सफल भले हो सकता है हो जाए, लेकिन आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट, चाहे आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, आईआरएस अफसर हो, फॉरेन सर्विस के हो, या कोई भी अन्य जो इतनी सारी बेहतरीन सर्विसेज हैं, आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट कभी नहीं बन पाएंगे जब तक आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पब्लिक सर्विस में। तो आप परीक्षा से बिल्कुल मत डरिए। परीक्षा मैं खुद अपने अनुभव से कह सकता हूँ, हमने फुल टाइम नौकरी करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस निकाला है, और कोई हमारे पास मैजिक फॉर्मूला नहीं है। हमें जो बैकग्राउंड मिला, हमारा जो इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट ने अपने आप ही अपने आप को सफलता परिवर्तित किया जब हम आंसर लिखने गए। लेकिन यदि हमारा इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस में नहीं, हमारा मतलब इच्छा ही नहीं होती कि हम करें जाने, हमें बस नौकरी की तलाश होती, तो फिर ये नौकरी आप मत तलाशें, फिर कुछ और तलाशें। लेकिन पब्लिक सर्विस में आप जी जान लगाइए, कोई कारण नहीं है कि आप यूपीएससी में सफल नहीं हो सकते। हमारे साथ जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें उनके विचार हमारे साथ साझा किए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।